शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं और तू कब तक फ्री के राशन का मज़ा लेता रहेगा ऐ आम आदमी। तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। तो ये शेर बड़ा पॉपुलर हो रहा है। बहुत कहने को तो बहुत हंसी वाली बात हो सकती है इस शेर में, लेकिन एक बड़ा सच इसके पीछे छुपा है। सच छुपा है कि क्या सचमुच बच्चे शिक्षा तीसरा साल चल रहा है, शिक्षा पर बहुत बड़ा संकट मंडराया है और इस संकट से उबारने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही पालकों की है, उतनी ही स्कूलों की है। तो क्या ये संकट जो अब नया संकट मंडराने लगा है, इस संकट के बाद हम शिक्षा को उसी तरीके से पहुंचा पाएंगे? इस पर बात करेंगे सीधा सवाल के इस एपिसोड में। कोरोना की 2 लहरों के बाद अब तीसरी लहर का खतरा शिक्षा पर मंडराने लगा है। तो इस पर बात करने के लिए हमने बात कर रहे हैं आज एक ऐसे शख्सियत से जो 3 स्टेट बोर्ड स्कूल और 1 CBSE स्कूल के ऑनर हैं। हमारे साथ हैं सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर बलराम पाटीदार जी। बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आज शो में। सर, सीधा सवाल में हमारा हमेशा रहता है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या अब जब ये ऐसी लहर 2 लहर के बाद ये तीसरी लहर का खतरा है, स्कूल शायद बंद हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो अब क्या लग रहा है कि किस तरह से आप देखते हैं शिक्षा के भविष्य को? आशीष जी, वर्तमान परिस्थिति को यदि हम ध्यान में रखें, जैसा कि अभी तक जो सिनारियो क्रिएट हुआ है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, पहली लहर आई, पहली लहर के बाद में जिस तरह से शॉर्ट नोटिस पे स्कूलों को बंद किया गया, दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में भी वैसी परिस्थिति हमको देखने को मिली, शॉर्ट नोटिस पर स्कूल को बंद किया गया। अब ओमिक्रॉन जो 3rd लहर हमारे सामने जो दस्तक दे रही है, तीसरी लहर में भी यदि विद्यालयों को इस तरह से बंद किया गया तो ये अभिभावक, बच्चों, समाज, राष्ट्र, देश सभी के लिए एक गंभीर रूप और एक गंभीर परिस्थिति सामने लेके आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्कूल जो होता है 3 पायदानों से खड़ा होता है। उसमें अभिभावक, बच्चे और शिक्षक, तीनों का एक सम्मिश्रण रहता है। इससे एक विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है जी। अभी जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, जिस परिस्थिति में हम लोग खड़े हैं, यदि यहाँ से स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, स्कूलों को बंद करना, संपूर्ण रूप से बंद करना, ये इसका सॉल्यूशन कदापि नहीं हो सकता। अब यदि स्कूल बंद किए गए तो इसमें सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से दिशाहीन हो जाएंगे। दूसरा, बच्चे दिशाहीन हो जाएंगे यदि पहली लहर को शिक्षकों ने उसका सामना किया है, दूसरी लहरों का शिक्षकों ने सामना किया है, अब तीसरी लहर में एक शिक्षक का भी अपना घर परिवार होता है, उसको चलाने के लिए उसके ऊपर भी उसकी नैतिक और मौलिक बहुत सारी जवाबदारियां होती हैं। तीसरी लहर में यदि स्कूल बंद होता है तो शिक्षक भी दिशाहीन हो जाएगा। तीसरा मेरा पॉइंट है, बच्चे दिशाहीन हुए, शिक्षक दिशाहीन हुए, ठीक है, तो स्कूल के साथ में जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स, स्कूल संचालक, डायरेक्टर्स, ये लोग भी कहीं ना कहीं पहले ही 2 लहरों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। तीसरी यदि लहर आती है तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? यदि शिक्षक डिस्टर्ब हुआ, बच्चा डिस्टर्ब हुआ तो स्कूल पूरी तरह से एक गलत प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। और यदि स्कूल में बच्चा दिशाहीन हुआ, शिक्षक दिशाहीन हुआ, तो आने वाले भविष्य में युवा पीढ़ी भी दिशाहीन हो जाएगी और इसका हमारे समाज को, देश को, राष्ट्र को बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब इतनी गंभीर स्थिति है तो इसका सोल्यूशन क्या है और क्यों नहीं निकल पा रहा है? तीसरा साल है तो सारी इंडस्ट्रीज ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन हर जगह निकाल लिए, शिक्षा में ये सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? सर, शिक्षा में सॉल्यूशन ऐसा नहीं बोल सकते हम कि शिक्षा में सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे हैं। पहली लहर आई, पहली लहर में भी शिक्षकों ने, स्टेक होल्डर्स ने, बच्चों ने, सबने कोऑपरेट किया, परंतु सरकार के जो निर्णय स्कूलों के प्रति लिए गए वह कहीं न कहीं एक्सेप्टेबल नहीं थे। पहली लहर के बाद में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाना जरूरी था, बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साइंटिफिकली यदि 21 दिन तक, 21 डेज तक यदि हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं तो आदत हमारी छूट जाती है, और यदि करते हैं तो आदत को हम एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ही स्कूलों ने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपने ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। जो टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए इतने एडॉप्टेबल नहीं थे, उन्होंने भी उस सिस्टम को एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छी कोशिश के साथ में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी। ऑनलाइन शिक्षा थोड़े समय के लिए सॉल्यूशन
हो सकता है, लेकिन पूरे समय के लिए ऑनलाइन शिक्षा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी थर्ड लहर की आशंका है, कहीं ना कहीं मंडरा रही है, थर्ड लहर हमारे सामने आने वाली है। इन परिस्थितियों में सरकार को, जो अनुभवी शिक्षाविद है, पहले भी 2 लहरों में क्या हुआ, सरकार ने 2020 मैच की तरह जो सामने आया उसके अनुसार डिसीजन लेकर हमें एक अनिर्णायक स्थिति पर छोड़ दिया। शिक्षकों को, जिनका इस समाज को निर्माण करने में, बच्चों के भविष्य निर्माण करने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एक शिक्षक एक समाज के लिए आदर्श होता है, लेकिन बिना उसको सोचे सरकार ने उस पर निर्णय लिया। निर्णय के बाद में सामने परिणाम क्या हुए कि आज तक भी अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। गवर्नमेंट को कुछ शिक्षाविदों के साथ में, अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, एक्सपीरियंस प्रिंसिपल्स के साथ में कमेटी बनाकर इस चीज़ पे निर्णय लेना चाहिए कि हमें कितने दिन ऑफलाइन स्कूल नहीं लगाया जाए। ये निर्णय लेना बहुत गलत होगा एग्जामिनेशन के टाइम पे कि हमें पूरी तरह से 2 महीने 3 महीने स्कूल को बंद कर देना चाहिए। जब भी कोई वायरस ओमिक्रॉन कोविड की बात करें, डेल्टा वेरिएंट की बात करें, ओमिक्रॉन की बात करें हम, तो गवर्नमेंट सीधा निर्णय लेती है कि स्कूलों को बंद किया जाए। एक शॉर्ट नोटिस पे स्कूल को बंद करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कूल के लिए नुकसानदायी साबित हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि अगर ऑफलाइन स्कूल जो है, जी हाँ, इसके जो नंबर ऑफ़ डेज हैं, मैं बहुत स्पेसिफिक बात करूँ तो अगर नंबर ऑफ़ डेज जो अभी ऑफलाइन स्कूल के रहे हैं, अगर सरकार इस पर फोकस करे कि नहीं ये नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा मिल जाए, बिल्कुल, तो शायद एक शिक्षा सही तरफ मुड़ सकती है। लेकिन सरकार ने सबसे ज़्यादा लेट किया शिक्षा को खोलने में। बिल्कुल, शायद ये सबसे बड़ा कारण रहा। सरकार ने जो डिसीजन लिया है, जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड का जब ओमिक्रॉन का आना स्टार्ट हुआ था, सरकार ने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि पहले तो ये डिसीजन लिया कि सारी कोविड गाइडलाइंस को ख़त्म कर दिया। फिर 2 दिन बाद नोटिस आता है कि वापस से कोविड गाइडलाइन लगाई जाएगी और स्कूल 50% क्षमता के साथ में चलाई जाएंगी। स्कूल को एक खिलौना नहीं है जो आप मार्केट से खरीद के लेके आते हो और उसको चाबी भर के चला देते हो। स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको वर्षों लगते हैं बनने में। उस इंस्टीट्यूट से आज हमारे समाज के कहीं धारा प्रवाह लोग अच्छे फील्ड पे गए हुए हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई क्या है, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक छोटे स्कूल से ही निकले। तो सरकार को इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे एक विचार होना चाहिए, उसके बाद में कुछ डिसीजंस पर आना चाहिए। जैसे अभी ओमिक्रॉन की स्थिति बन रही है, ओमिक्रॉन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन नहीं लिया है कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन सही है। 50% स्ट्रेंथ के साथ में स्कूल चल रही है, ये डिसीजन भी सही है। अब यदि ओमिक्रॉन की परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन कितने दिन के लिए कि हाँ 50 दिन 20 डेज यदि पिक पे सिचुएशन रहेगी, इतने दिन ही स्कूल बंद रहेगा और उतने दिन ऑनलाइन एजुकेशन के बाद में ऑफलाइन एजुकेशन वापस से कंटिन्यू की जाएगी। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को भी अपनी तत्परता के साथ में अपने निर्णय को जनता के सामने लेके आना चाहिए, जिससे शिक्षाविद, बच्चे, पेरेंट्स कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो स्कूल को जो समय मिलना चाहिए खुलने का, वो बहुत कम मिल रहा है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा देर में स्कूलों को खोला जा रहा है। और ये अगर निर्णय मुझे लगता है कि अगर बहुत सोच समझ के लें तो शिक्षा सही तरीके से पहुंच सकती थी इस कोविड काल में भी, और आगे भी पहुंच सकती है। अगर सरकार अभी भी इस कोरोना का जो तीसरी लहर अगर मान लीजिए आती है और उसके बाद सरकार को स्कूलों को खोलने पर तुरंत विचार करना चाहिए, ये हो तो शायद सोल्यूशन निकल जाएगा। बिल्कुल सोल्यूशन निकल जाएगा। समय की बचत कैसे की जाए, यदि एक शिक्षाविद के साथ में बैठकर सरकार निर्णय डिस्कशन करेगी और इसका निर्णय लेगी तो बराबर इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात निकली, ये रहा सरकार की भूमिका और स्कूल खोलने को लेकर, लेकिन इस समय एक और समस्या पिछले 2 साल में देखा गया है, वो है अभिभावकों की साइड से। अभिभावकों और स्कूलों के बीच फीस देना और फीस नहीं देना का एक युद्ध चल रहा था और ये 2 साल में देखा गया। अब तीसरी लहर आ रही है तो ऐसी संभावना में भी क्या लग रहा है कि अभिभावक और स्कूल के बीच में जो सामंजस्य है ये बैठ क्यों नहीं पाएगा या बैठ पाएगा इस बार? आशीष जी, इस बात को मैं एक अपना बहुत अच्छा दोहा है उसके माध्यम से चरितार्थ करना चाहूँगा। हमारे समाज की विडंबना बोल सकते हैं हम कहने को तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा हमारे समाज में प्राप्त है, लेकिन वहीं जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तो कहीं न कहीं अभिभावक इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षक किस चीज़ का पैसा आपसे ले रहा है, पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल, आप विद्यालय में फीस किस चीज़ की भर रहे हो। तीसरा सवाल, क्या आपने बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले विद्यालय में उसकी फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ों को लेकर जानकारी नहीं ली थी कि विद्यालय इस फैसिलिटीज़ का
इतना अमाउंट आपसे चार्ज करेगा। ये सब जानकारी अभिभावक को होती है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि कुछ समय के लिए अनपेक्षित परिस्थिति अभिभावक के सामने, स्कूल के सामने, बच्चों के सामने, हम सबके सामने उपस्थित हुई है। इस परिस्थिति में ऐसा तो नहीं कि 6 मंथ के बाद में स्कूल ऑफलाइन चालू नहीं होंगे और जो सिलेबस छूटा हुआ है, जो कोर्स छूटा हुआ है, उसको स्कूल कंप्लीट नहीं करवाएगा। जो फैसिलिटीज़ का स्कूल में कमिटमेंट किया वो फैसिलिटीज स्कूल नहीं देगा जी। इन सब चीज़ों को देने के बाद में भी यदि अभिभावक इस मानसिकता के साथ में बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहता है कि मैं फीस नहीं दूंगा, तो ये अभिभावक को मेरा आपके schoolcover.com के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये आप विद्यालय के साथ में गलत कर रहे हो, क्योंकि शिक्षक आपके बच्चे का भविष्य निर्माता है और आपके बच्चों का जो भविष्य निर्माण कर रहा है उसमें आपको सहयोग करना चाहिए और इस विपरीत परिस्थिति में आपको आगे आना चाहिए। और जिस तरह से शिक्षा संस्थान खत्म होते जा रहे हैं, शिक्षकों की रुचि खत्म होती जा रही है, उन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं समाज और अभिभावक का बहुत बड़ा रोल रहता है। नहीं, लेकिन मैंने ज़्यादातर जगह यही देखा कि अभिभावकों की ये टेंडेंसी रही है कि ऑनलाइन चल रहा है, अच्छा है, अभी 2 साल से पैसे तो बच रहे हैं। जी हाँ। और ऑनलाइन चलेगा तो चलो हम स्कूल में जाके और थोड़ा नेगोशिएट कर लेंगे और हमारी फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी, तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा। फ्री के चक्कर में जो है एजुकेशन, ये इसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम शिक्षा से बच्चों को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है कि अभिभावकों की आज के समय को लेकर जो एक ये मानसिकता डेवलप हो चुकी है कि हर जगह फ्री की चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है, फ्री की चीज़ों की तरफ दौड़ा जा रहा है। मैं एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको एक सीधा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा। आपने मुझसे पूछा है कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस हैं और अभिभावक को इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं सीधा एक हमारे स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। बच्चा हमारे स्कूल में सुबह आता है तो बोलता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक के साथ में जब ऑफलाइन स्कूल लगता है तब हमारा स्कूल स्टार्ट होता है और दिन में जब लंच का टाइम रहता है तब वो एक मंत्र बोलता है, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इससे हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धेरा, तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। इसके बाद में जब बच्चा घर जाता है तो एक वो मंत्र बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का सिद्धू का भाग भये। तो स्कूल में बच्चा सिर्फ एक एजुकेशन की दृष्टि से, एकेडमिक सिलेबस कंप्लीट करने की दृष्टि से नहीं आता है। बच्चा जब स्कूल में एंट्री करता है, जब बच्चे का गेट से एंट्री होती है तो हम बोलते हैं ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। बच्चा ज्ञान पाने के लिए आता है और सेवा करने के लिए जाता है। तो अभिभावकों को मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में सिर्फ हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड शिक्षा देते हैं। मतलब यदि हमें अभी कुछ समय की परिस्थिति के लिए परिस्थिति ऐसी कोविड के कारण जनरेट हो गई कि हमें ऑनलाइन शिक्षा देना पड़ रही है, तो ऑनलाइन शिक्षा में हम बच्चों को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं। मतलब यदि सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो ऑनलाइन शिक्षा देके हम बच्चों को एक रोबोट बना सकते हैं। मतलब एक हम कहते हैं कि एक बच्चे की जो यात्रा है, बच्चे की जो जर्नी है, वो इनोसेंस टू ह्यूमैनिटी से स्टार्ट होती है। एक मासूम बच्चा स्कूल में आता है और एक अच्छा ह्यूमन बींग बन के जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि बच्चा ऑफलाइन शिक्षा आपका प्राप्त कर रहा है। ऑफलाइन आने के बाद बच्चा मॉर्निंग में प्रेयर करता है, फिर अपनी क्लास में जाता है, टीचर्स से उसके रिलेशन बनते हैं, बच्चों से उसके रिलेशन बनते हैं। इससे टीचर्स उसकी साइकोलॉजी जज करता है कि बच्चे को किस लेवल पे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, किस लेवल पे हमको प्रमोट करना चाहिए। तो ऑफलाइन शिक्षा का अपना आप में एक अद्भुत रोल रहा है शुरुआत से ही। नहीं, लेकिन ऑफलाइन में अभी तक जो रहा, मैं यहाँ रोक रहा हूँ कि ऑफलाइन में फीस देने में पेरेंट्स को भी समस्या नहीं थी। जी हाँ। पर ऑनलाइन में वो उसको लग रहा है कि ऑनलाइन में हम बढ़ाएंगे तो फीस बच जाएगी, और ये इसी तरह प्रयास कर रहा है। इस चीज़ के लिए आशीष जी मैं बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स का यदि ऐसा मानना है कि ऑफलाइन में फ़ीस हम दे सकते हैं, ऑनलाइन में हमारी फ़ीस बच जाएगी, तो मैं सीधा सा आपको स्कूल के पक्ष की तरफ से बोलना चाहूँगा कि स्कूल के कौन से खर्चे कम हुए हैं। स्कूल शिक्षकों को अभी भी सैलरी दे रहा है। स्कूल के साथ में ड्राइवर, कंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, अदर मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, काफ़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काफ़ी ऐसे एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं जो अभी भी कम नहीं हुए हैं। स्कूल की बिल्डिंग आज भी वही है क्या? स्कूल की बिल्डिंग में क्या दूसरे काम किए जा रहे हैं क्या? ये अभिभावक को समझना चाहिए। बसों के मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, बसों के इंश्योरेंस हो गए, बसों के आरटीओ रिन्यूअल्स हो गए, ये सारी चीज़ें करवाने के बाद में यदि फिर से निर्णय आता है कि स्कूल बंद किए जाएंगे,
तो इसका खर्चा स्कूल मैनेजमेंट को, एक बार इंश्योरेंस हो गया आपको तो पूरे साल के लिए हो गया, इसमें कोई गवर्नमेंट भी रिलैक्सेशन नहीं दे रही, कोई इंश्योरेंस कंपनी रिलैक्सेशन नहीं दे रही, और ये अपना आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव पार्ट स्कूल के लिए होता है। तो ये सब खर्चे स्कूल कैसे मैनेज करेगा, ये अभिभावक को समझना चाहिए। और इसके साथ में और भी कई सारे हिडन एक्सपेंसेस स्कूल के रहते हैं जो स्कूल चालू होने के बाद में स्कूल को खर्चा करना पड़ता है। अभी जैसे कोविड ओमिक्रॉन या कोविड के आने के बाद में स्कूलों में सैनिटाइज करवाना पड़ता है, हमको 2 to 3 टाइम क्लीनिंग करवाना पड़ती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस स्कूल को बियर करना पड़ता है, लेकिन स्कूल ने उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज पेरेंट्स से नहीं लिया है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स यदि समझेगा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पेरेंट्स के बीच में यदि कोऑर्डिनेशन बनेगा तो बच्चे की शिक्षा डिस्टर्ब नहीं होगी और बच्चे को विन विन सिचुएशन में हम आगे लेके जाएंगे। अच्छा, सरकार की जो भूमिका रही अभी तक, इस पर हमने चर्चा किया, लेकिन सरकार की जो भूमिका रही, ऐसा लगा कि सरकार अपनी भूमिका सही तरीके से निभा पाई इस पूरे 2 साल के बाद? अब ये लगा आपको ऐसा? गवर्नमेंट की भूमिका कहीं ना कहीं जो अपेक्षित थी उतनी नहीं रही। तो अब आगे आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को भी ये निर्देश देना चाहेंगे कि आगे से इस प्रकार की कोई स्थिति बने तो आप कोई शिक्षाविद को टीम बनाकर उनके अनुभव को साथ में लेकर यदि आप कोई निर्णय लोगे तो उसमें शिक्षक, अभिभावक और बाकी समाजजन भी एक विन विन सिचुएशन में काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें एक और मैं बात कहूँगा कि जब ये पालक की भूमिका हो गई, शिक्षक की भूमिका हो गई और स्कूल की भूमिका अब हम बात करें, तो आपको लगा कि क्या स्कूल की भूमिका जो होनी चाहिए थी, स्कूलों ने अपनी भूमिका पूरी निभाई इस 2 साल? सर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा स्कूल ने अपनी 100% भूमिका निभाई है इन कोविड जैसी परिस्थितियों में। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने 100% सैलरी ना देते हुए परसेंटेज कम करके टीचर्स को सैलरी दी है। कुछ स्कूल्स ऐसे जो ऑनलाइन क्लास नहीं कंडक्ट करवा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, बच्चों की एजुकेशन का लॉस ना हो, इसके बाद में भी उनकी परिस्थिति ना होने के बाद में भी उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स बनाए और बच्चों को एजुकेशन दिया है। और मैं कहूँगा कि इस विपरीत परिस्थिति में स्कूल और शिक्षक ने कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया है और जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों को उस चीज़ का बेनिफिट भी मिला है। यानी अब लग रहा है कि अगर स्कूल, अभिभावक और सरकार, ये तीनों की जो भूमिका अपनी जगह है, वो अगर तीनों की भूमिका सही रही तो इस तीसरे वेरिएंट के आने के बाद हम फिर शिक्षा को सही दिशा दे पाएंगे। बिल्कुल आशीष जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि अभिभावक और सरकार और शिक्षक और स्कूल मैनेजमेंट, ये लोगों की चारों लोग मिलकर यदि मंथन करेंगे तो आने वाली परिस्थिति को भी हम आसानी से निकाल देंगे और बच्चों के भविष्य को लेकर इसमें हमको कम नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी क्या है कि शिक्षकों और पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू भी हमको देखने को मिला है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं उनके बीच में एक ट्रस्ट का भी इशू सामने आया है। तो ट्रस्ट इशू क्यों सामने आया है? क्योंकि इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर संवाद नहीं हो पाया है। जैसे कि हम पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अभी हम स्कूल मैनेजमेंट लोगों को पीटीएम की जगह मैनेजमेंट और पेरेंट्स का मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करना पड़ रहा है। एमपीटी यदि हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जगह हम मैनेजमेंट पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उससे हमको काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मिला है। पेरेंट्स को जब हमारे पास आ रहे हैं तो पेरेंट्स को हम समझा रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, जो स्कूल से आपके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो इन करियर मेकर्स के साथ में आप साथ में खड़े रहकर इनका सपोर्ट कीजिए। तो इस चीज़ को पेरेंट्स समझ भी रहे हैं और काफ़ी हद तक सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा ही गवर्नमेंट को शिक्षाविदों के साथ में मिलकर इस चीज़ का निर्णय लेना चाहिए, तो इससे हम लोग आने वाली परिस्थिति को भी विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ा पाएंगे। एक और बात रही कि शिक्षक जिसको जो छूट गया हमारी डिस्कशन में, कि शिक्षक जो एक कोरोना वॉरियर की तरह निकल के आए, सरकार ने उसको ये पद नहीं दिया, इस पद से नहीं नवाजा, लेकिन इतना बड़ा रोल उन्होंने निभाया। कम पैसे मिले, आधे पैसे मिले, 20% पैसे मिले, उसके बावजूद भी उसने शिक्षा को बंद नहीं किया। बराबर, उसका जो लगाव था बच्चों के साथ, स्कूल के साथ, वो अपनापन के कारण उसने ये लगा कि नहीं यार बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने ट्रेनिंग ली, उसने अपने आप को इक्विप्ड किया, लेकिन फिर भी अभिभावक इस बात को नहीं समझ पाया। सर, मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपके प्रश्न में शिक्षक के लिए जो सम्मान है, ऐसा सम्मान यदि हमारे समाज में हर कोई करने लग जाएगा तो शिक्षक एक जो रहता है वो सबसे बड़ा सम्मान का ही भूखा रहता है, ऐसा हम कहते हैं।
शिक्षक को जो एक सैलरी मिलती है वो उसका एक एडिशनल रहता है, ठीक है, लेकिन शिक्षक को सबसे ज़्यादा जो प्रिय रहता है वो रहता है उसका सम्मान। इस कोरोना में टीचर्स ने कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया। हर छोटे बड़े स्कूल के शिक्षक ने अपना 100% दिया है, और 100% देने के बाद में जैसा बाकी कोरोना वॉरियर्स की तरह जिन लोगों ने काम किया, ऐसा शिक्षक ने भी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया है। लेकिन जिस तरह से 3 साल में शिक्षक को ये सब चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं उसके सम्मान को ठेस पहुंची है। आज हम आम आदमी की बात करें, कोई भी परिस्थिति बनेगी तो वो कुछ भी करके अपना घर चला लेगा, खा लेगा, पी लेगा, लेकिन शिक्षक जो है वो अपने सम्मान के कारण ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो गवर्नमेंट को शिक्षक के सम्मान और शिक्षक के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इस परिस्थिति के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि अच्छे शिक्षक जो हैं वो तो अभी भी शिक्षा के साथ में बने हुए हैं, लेकिन आने वाली जो युवा पीढ़ी है इस परिस्थिति को देख के शिक्षक बनना नहीं चाहती। तो ये भी हमारे एक समाज के लिए एक बड़ा खतरा है कि अच्छा शिक्षक यदि हमको नहीं मिला तो हम एक अच्छे बच्चे के भविष्य को नहीं संजोत कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए भी एक घातक साबित होगा। यानी कि शिक्षकों का सम्मान होगा और स्कूल, अभिभावक और सरकार में तालमेल होगी, तो इस बार शिक्षा सुचारू रूप से चली जाएगी, पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये आप मानते हैं? जी हाँ, शिक्षकों का सम्मान है तो कहीं ना कहीं देश का सम्मान है जी। और शिक्षक अल्टीमेटली हमारे बच्चों के भविष्य को ही बनाता है, जो आगे जाके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई खुद एक शिक्षक, कोई खुद प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, हर तरह की पोस्ट पे जाता है। तो हर एक को एक शिक्षा के दरबार से होकर निकलना पड़ता है, तो शिक्षक का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं सर कि ये चर्चा के माध्यम से ये बातें सरकार तक या अभिभावकों तक, जहाँ तक भी ये बात पहुँचेगी, वो कोशिश करेंगे कि इस बार शिक्षा को सुचारू रूप से पहुंचा पाएँ और उन सब में जिसकी जो भूमिका है वो अपनी मदद करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पास और एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के बीच में पहुँचे। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया आज के लिए। थैंक यू सो मच। सीधा सवाल में आज हमने बात किया कि यदि तीसरी लहर आती है तो उसके बाद भी क्या शिक्षा व्यवस्था उसी सुचारू रूप से चल पाएगी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोरोना काल के पहले। जिम्मेदारी स्कूल की है, अभिभावकों की है और शिक्षकों की है, लेकिन इसमें भूमिका एक बड़ी होगी सरकार की, क्योंकि जब तक ऑफलाइन मोड का स्कूल स्टार्ट नहीं होगा प्रॉपर, जब तक ऑफलाइन मोड के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो नहीं बढ़ेंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था उस रूप से जिसका हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इस चर्चा से साफ निकल के आया है कि अब धीमे धीमे अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, शिक्षक तो लगातार एक फ्रंट फुट पे रहा ही है इस काम के लिए, और मैनेजमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है हर जगह जहाँ भी लगा पेरेंट्स को या बच्चे को ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सब लोग तैयार हैं, और अब इस तीसरी लहर के बाद यदि आती भी है तो सरकार की तरफ सबकी निगाहें हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी स्कूलों को खोलने का निर्णय ले और हम शिक्षा को सुचारू रूप से आगे पहुंचा पाएँ। सीधा सवाल में हम हर मुद्दे पर लगातार बात करते रहते हैं, और यदि आपको लगता है कि आज इस विषय पर कोई सवाल हम नहीं पूछ पाए हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।